फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए 4th सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे डुअल सिंप्लेक्स मेथड। तो डुअल सिंप्लेक्स मेथड में हम लोग पहले यूज करेंगे कि जो आपका एलपीपी प्रॉब्लम होगी उसको हम डुअल प्राइमल में लिखेंगे और उसके बाद डुअल सिंप्लेक्स मेथड लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा गिवन है मिनिमाइज जेड 24x1 प्लस 30x2 और आपको 3 इक्वेशंस गिवन है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 4x1 प्लस 9x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, 6x1 प्लस 6x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो ये मिनिमाइज के लिए ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स लिखे हुए हैं। तो अगर हम लोगों को डुअल सिंप्लेक्स मेथड लगाना है तो हम मैक्सिमाइज में उस प्रॉब्लम को चेंज करेंगे। तो हमने सबसे पहले लिखा y1 y2 y3 बी द डुअल वेरिएबल्स। तो जो इस तरफ दिए हुए हैं 10 15 20, तो हमने क्या किया कि पहले इस वाली को लेंगे, फिर सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे इसको, सेकंड नंबर पे इसको लेंगे और थर्ड नंबर पे हम इसको लेंगे। ठीक है, क्यों लेंगे? उससे हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो रही है। अगर आप 1 2 3 करके लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो क्यों हम बोल रहे हैं ऐसा, वो आगे आपको पता चल जाएगा। तो देखिए मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू हमने लिखा 10y1 प्लस 15y2 नहीं प्लस 20y2 प्लस 15y3। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमाइज जेड बन गया। अब x1 और x2 दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2y1 प्लस 4y2, 4y2 नहीं लेंगे क्योंकि हमने सेकंड नंबर पे इस वाले को लिया है। 2y1 प्लस 6y2 प्लस 4y3 ये हमारी बन गई। इज लेस देन इक्वल टू z इज इक्वल टू जो दिया हुआ है 24, x1 का कोफिशिएंट वो हमने लिख दिया। इसके बाद अब आपने प्रीवियस क्लास में ही सीखा है डुअल प्राइमल लिखना, तो ये चीज आप सीख चुके हो। तो अब आप देखो फिर 3x2 है तो 3y1 प्लस 6y2 प्लस 9y3, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 30। तो ये हमने इसको चेंज कर लिया डुअल प्राइमल में। ठीक है, डुअल सिंप्लेक्स मेथड को लगाने के लिए। तो अब हमारा ये बन गया है। ठीक है, अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स ये हो गया, मैक्सिमाइज जेड ये हो गया। अब इसको लेके हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अब हमें आपको पता है कि सिंप्लेक्स मेथड में हम स्लैक वेरिएबल्स भी यूज करते हैं मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम के लिए। तो इसमें दो इक्वेशन है, तो इसलिए हम दो स्लैक वेरिएबल यूज करेंगे S1 और S2। वो भी क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, जैसे y1 y2 y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो टेबल 1 बनाई है हमने, तो सीधी सी बात है अभी ये नॉन ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो इसमें हमने क्या क्या चीजें लिखी वो देख लीजिए। जो आपने फर्स्ट सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा था उसी से मिलता जुलता ये है। तो जो फर्स्ट वाला पढ़ा था उसको भी अगर आप सामने उन पेजेस को रख के और फिर इसको करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे हमने लिखा बेसिस और यहाँ पे हमने लिख दिया सीबी। बेसिस में S1 S2, यहाँ पे S1 और S2 क्या है 0 0, सीबी क्या ले लिया हमने 0 0। क्यों ऐसा 0 और 0 क्यों लिखा है? क्योंकि जो मैक्सिमाइज जेड है इसमें क्या है 0s1 प्लस 0s2 है। क्या है 0s1 प्लस 0s2, तो यहाँ पे 0 0 आ गए। ठीक है, अब xb क्या होता है? xb आपका है जो वहां पे हम किसी दूसरे नाम से देखते थे, शायद बीजे के नाम से, तो वो यहाँ पे xb है पहले सिंप्लेक्स मेथड में। तो xb इज इक्वल टू, अब आप देखो ये 24 और 30 तो ये लिखे हुए हैं, ये लिख लिया हमने। फिर y1 के कोफिशिएंट देखिए 2 और 3 है, 2 3। y2 के कोफिशिएंट 6 और 6, देखिए 6 और 6 हमने इन दोनों इक्वेशन को साथ साथ इसीलिए लिया था, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फिर फर्स्ट के बाद हमने ये वाली ली थी। क्यों ली थी? कि जिससे हमें यहाँ पे दोनों सेम वेरिएबल मिले। वो अभी आपको पता चलेगा कितनी इजी हो जाती है उससे कैलकुलेशन। ठीक है, y3 के कोफिशिएंट क्या है 4 और 9, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद S1 फर्स्ट के लिए, फर्स्ट वाले में हमने S1 ऐड करा, S2 0 है,
और सेकंड वाले में हमने S2 ऐड करा, S1 0 है। ठीक है, सेम पहले वाले प्रोसेस की तरह है। अब देखिए फिर इतनी वैल्यू हो गई। अब Cj की वैल्यू क्या होती है? Cj होता है आपका ये जो हमारा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स था क्वेश्चन में 10, 20 और 15। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे भी देखिए हमने मैक्सिमाइज जेड में लिख रखा है 10, 20, 15। y1, y2 और y3 का कोफिशिएंट क्या है? 10, 20 और 15। तो 10, 20, 15। S1 और S2 के लिए हमने क्या लिखा है? 0, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे S1 और S2 का कोफिशिएंट क्या है? 0, 0। इसीलिए हमने यहाँ पे भी 0, 0 लिखा है। अब जेड जे निकालने का तरीका आपको सिंप्लेक्स मेथड में भी हमने सिखाया था, कैसे निकालते हैं। ये जो CB की वैल्यू गिवन है 0, 0, तो 0 का मल्टीप्लाई y1 के पहले फर्स्ट उससे मल्टीप्लाई करिए। 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3, तो 0 आएगा। फिर 0, अब y2 पे आ जाइए। 0 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 6, 0 मिलेगा। y3 पे आ जाइए। 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 9, 0 मिलेगा। 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, 0 मिलेगा। तो इस तरीके से ये Cj आपके 0 मिल जाएंगे। अब Cj माइनस Zj जब आप निकालोगे तो भी क्या होगा? ये सारे 0 हैं तो सेम Cj वाली वैल्यू मिल जाएगी माइनस करने पे। अब इसमें उसमें क्या देखना होता था? मोस्ट निगेटिव वैल्यू सिंप्लेक्स मेथड में। डुअल सिंप्लेक्स मेथड में क्या देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो अब 10, 20, 15, 0, 0 में सबसे बड़ा नंबर 20 है। तो इनकमिंग नंबर ही नहीं देखना, वो पॉजिटिव में भी होना चाहिए नंबर। ठीक है, तो इनकमिंग वेरिएबल हमारा क्या हो गया? 20। इसको हम बोल देंगे की कॉलम। तो ये वाला कॉलम हमारा की कॉलम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? की कॉलम के जो की कॉलम हमारा y2 वाला आ गया, ये हमको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? XB के जो 24 और 30 वैल्यू है, इसके सामने हम देखते हैं की कॉलम में कौन सी दो वैल्यू आ रही है? 6 और 6। तो 24 डिवाइडेड बाई 6, 30 डिवाइडेड बाई 6, जो हमने यहाँ पे लिखा है BI इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 6 और 30 डिवाइडेड बाई 6। अब इसमें छोटी वैल्यू कौन सी है? 4। की रो में हम छोटी वैल्यू देखते हैं। ठीक है, तो छोटी वैल्यू की रो में कौन सी है? हमारी 4 है। 4 5 से छोटा है, तो ये हो गई हमारी, जो ये वाली रो हो गई वो हमारी हो गई की रो। अब आप देखो ये S1 वाली की रो है और Y2 वाला की कॉलम है। तो की रो और की कॉलम जहां पे कट होते हैं ये दोनों लाइन, तो वो इस नंबर पे हो रही है, 6 पे। तो 6 क्या हो गया? की नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया है। 6 क्या हो गया? ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है की नंबर। ठीक है, तो अब इस टेबल के आपको सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ये की रो होती है, की रो की जगह ये S1 हमारी की रो है। तो जब हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे तो S1 की जगह Y2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि Y2 हमारा क्या है? की कॉलम है। तो की रो की जगह पे ये S1 की जगह पे हम Y2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि Y2 हमारा की कॉलम है। S1 की जगह Y2 लिखेंगे और S2 हमारा ऐसे ही लिखा रहेगा। और S2 की कैलकुलेशन हम उसी तरीके से करेंगे जैसे सिंप्लेक्स मेथड में करी थी। ठीक है, तो अब हम ये वाला पूरा एरिया रब करेंगे और उसके बाद टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम टेबल 1 नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन था, टेबल 2 नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन है ये भी। ठीक है, जनरली हम लोग को 3 टाइम्स निकालना पड़ता है। तो अब आप देखो S1 जो की रो होती है वहां पे की कॉलम वाली हेडिंग आ जाती। तो की कॉलम हमारा था Y2, तो की रो की जगह जो S1 है वहां पे क्या आ जाएगा? Y2 और S2 ही रहेगा, तो Y2 S2। ठीक है, अब CB की जगह पहले यहाँ 0 0 था, तो S2 के सामने तो 0 ही लिखा जाएगा
और y2 के सामने जो आपकी ये वाली इक्वेशन थी मैक्सिमाइज z वाली, तो इसमें देखिए y2 का कोफिशिएंट क्या है 20 है, तो यहाँ पे cb की जगह क्या आ गया 20 आ गया। ठीक है, अब देखिए जो हमारी की रो होती है, की रो को हम की नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो की रो हमारी ये थी, की नंबर था हमारा 6, तो इस पूरी रो को हम 6 से डिवाइड कर देंगे। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे 4 मिलेगा, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 1/3 मिलेगा, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 4 को 6 से डिवाइड करेंगे 2/3 मिलेगा। ये पूरा हमने यहां तक लिख दिया। ठीक है, S2 तक हमने लिख दिया। उसके बाद अब S2 रो के लिए हम जो हमारी की रो थी चेंज हो गई वो सेकेंड टेबल में, अब उसके अलावा जो हमारी रो बची है, कौन सी रो, S2 रो। अब S2 रो हमको चेंज करनी है। ठीक है, तो S2 के लिए हम देखो कैलकुलेशन फॉर S2, क्या कैलकुलेशन होती है, न्यू एंट्री इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ की रो इनटू की कॉलम अपॉन की नंबर। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, ओल्ड वैल्यूज क्या थी S2 की 30, 3, 6, 9, 0, 1, ये सारी क्या थी ओल्ड वैल्यूज थी। तो हम 2 वैल्यू निकाल के दिखाएंगे और आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पिक भेजेंगे तो उसमें सारी वैल्यूज का आपको निकाल के मिलेगा। ठीक है, तो आप उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्या किया हमने, 30 थी ओल्ड वैल्यू 30 माइनस करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ की रो। अब की रो हमारी कौन सी थी 24, 2, 6, 4, 1, 0, तो 30 के लिए क्या लिखेंगे, की रो का कौन सा नंबर 24, तो हमने यहां लिखा 24। अब 24 के बाद ये जो की रो है तो क्या लिखते हैं हम कि इसके लिए निकालना है, तो की रो में जो की नंबर होता है उसके ठीक नीचे वाला नंबर, उसी रो का ठीक नीचे वाला नंबर, तो क्या है वो 6 है। करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ की रो इनटू की कॉलम, तो की रो तो ये थी और की कॉलम हमारा ये था, तो ये वाला नंबर 6 हमने ले लिया। अपॉन क्या करना है, की नंबर से डिवाइड करना है, तो की नंबर हमारा क्या है 6 है, तो 6 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 6 से 6 कट गया, 30 में से 24 माइनस करेंगे 6 मिलेगा। एक और वैल्यू का बता देते हैं, सेकंड वैल्यू का। अब ओल्ड वैल्यूज क्या थी, 30 के लिए हो गई कैलकुलेशन, अब 3 के लिए 3 माइनस की, अब 24 यूज कर चुके थे, अब इसके बाद 2 इंटू 6, हमेशा यहाँ पे 6 ही लेंगे। अब जितने भी नंबर के लिए हम निकालेंगे न्यू वैल्यूज के लिए, न्यू एंट्री के लिए, तो उसमें हम सब में 2 इंटू जो ये वाला है की कॉलम का जो नंबर लेना है हमको वो 6 लेना है, अपॉन की नंबर भी हमारा फिक्स है 6। ठीक है, तो 6 अपॉन 6 हो गया। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 3 माइनस 2 1। अब हमने सारी वैल्यूज आपको उसमें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो पहली वैल्यू निकली 6, दूसरी निकली 1, तो हमने पहली 6 लिख ली, फिर 1, फिर इसी तरीके से हमें 0, 5 माइनस 1 1 मिलेगी, तो S2 तक की वैल्यू मिल जाएंगी। CJ की वैल्यू सेम लिखनी है 10, 20, 15, 0, 0। ठीक है, ZJ की वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, XB, ये जो CB की वैल्यू होती है 20 और 0, अब इसमें हम Y1 की कौन सी वैल्यू है 1/3 और 1, तो 20 इंटू 1/3 प्लस 0 इंटू 1, तो 20/3 मिल जाएगी, लिख दी। फिर 20 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, तो 20 मिल गई। फिर 20 इंटू 2/3 प्लस 0 इंटू 5, 40/3 मिल गया। फिर 20 इंटू 1/6 प्लस 0 इंटू -1, तो मिल गया 10/3। फिर 20 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, तो 0 मिल गया। अब हमें CJ माइनस ZJ निकालने के लिए इससे ये माइनस कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगी 10/3, 0, 5/3 माइनस 10/3 और 0। अब इसमें पॉजिटिव में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 10/3, तो ये हमारा की कॉलम हो जाएगा। ठीक है, अब की कॉलम हो जाएगा, की कॉलम में हम Y1 की वैल्यू देखें 1/3 और ये 1 है। ठीक है, इसको
ये हम एक्स बी डिवाइडेड बाई y1 करेंगे, मतलब 4 डिवाइडेड बाई 1/3, 6 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ मिनिमम रेशियो BI लिखेंगे तो हमें मिलेगा 12 और 6। तो कौन सा नंबर छोटा है? 6। तो ये वाली रो हमारी की रो हो जाएगी और ये वाला हमारा y1 वाला की कॉलम है। तो ये वाली रो S2 रो और y1 कॉलम जहां पे कट हो रहा है, 1 पे कट हो रहा है, तो ये हमारा की नंबर 1 क्या हो जाएगा? हमारा की नंबर। ठीक है, तो अब हमें सब चीज पता चल गई। अब हम S2 की जगह पे क्या लिखेंगे? S2 हमारी की रो है, तो S2 की जगह की कॉलम वाली हेडिंग आएगी। की कॉलम कौन सी है? y1। तो y2 तो अब हम कर चुके जो करना था y2 का। अब S2 की जगह क्या आ जाएगा? y1। ठीक है, तो अब इस वाली टेबल को रब करके, इसका काम नहीं है, इस टेबल को रब करके इस टेबल के नीचे एक थर्ड टेबल आ जाएगी जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन की टेबल होगी। ठीक है, अब देखिए ये हम लोगों की टेबल 3 है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पे हमारा निकल आया है। ठीक है, तो देखिए कैसे। सबसे पहले अब y2 था और यहाँ S2 की जगह क्या आ गया? y1 आ गया, क्योंकि y1 हमारी की कॉलम थी। ठीक है, तो y1 आ गया। अब y1 और y2 के कोफिशिएंट क्या थे? 20 और 10, वो हमने लिख दिए। इसके बाद xb, अब देखिए इस वाली टेबल में हमारी जो की रो थी, वो की रो कौन सी थी? S2 वाली। ठीक है, तो S2 वाली हमारी की रो थी, लेकिन की कॉलम हमारा कौन सा था? y1 था, तो ये y1 हो गया। ठीक है, तो अब y1 में देखिए ये जो हमारी वैल्यूज थी, ये वाली जहां पे हमने ये y1 लिया है S2 की जगह पे, क्योंकि y1 कॉलम था, तो इसकी जो भी वैल्यूज थी इसको हम की नंबर से डिवाइड करेंगे। की नंबर 1 है, तो 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते तो सेम ही नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे यही सारी वैल्यूज आ जाएंगी, 6 1 0 5 -1 1, वो सारी हमने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया था, किसके लिए हम लोगों ने सॉल्व की थी वैल्यू? S2 के लिए। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब y1 के लिए तो हमने डिवाइड कर दिया 1 से, अब y2 के लिए हम कैलकुलेशन, टेबल फॉर y2 रो, फॉर्मूला आपको पता है, तो न्यू एंट्री कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ओल्ड एंट्रीज क्या थी? 4 1/3 1 2/3, हमने 3 वैल्यूज निकाल दी। तो 4 1/3 1, ये 3 वैल्यूज ले ली। 4 1/3 1, माइनस माइनस का साइन लगा दिया। इसके बाद हमारी की रो क्या थी? की रो हमारी ये वाली थी, तो 6 1 0 ले लिया। उसके बाद 1/3 1/3 1/3 क्यों लिया? क्योंकि ये जो हमारा की नंबर था इसके ठीक ऊपर y2 रो के लिए कर रहे हैं, 1/3 नंबर है, तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तीनों में। डिवाइड हमने की नंबर से कर दिया, की नंबर क्या था? 1 था। सॉल्व करने पे 2 0 1 आ गया। तो देखिए 2 0 1, इसी तरीके से आगे की भी तीनों वैल्यूज हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारी मिल जाएंगी -1 1/2 -1/3। ठीक है, CJ की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, 10 20 15 0 0 वैसे ही लिख दी। ZJ की निकालने का क्या तरीका होता है? अब देखिए ये 20 और 10 है, तो 20 और 10 को हम 20 को मल्टीप्लाई करा 0 से 0 मिला, 10 को मल्टीप्लाई करा 1 से 10 मिला और दोनों को प्लस कर दिया तो 10 आ गया। फिर 20 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 0 20 मिल गया। 20 इंटू -1 प्लस 10 इंटू 5 माइनस 30 मिल गया। 20 इंटू 1/2 प्लस 10 इंटू -1 0 मिल गया। फिर 20 इंटू -1/3 प्लस 10 इंटू 1 तो 10/3 मिल गया। अब हमने CJ से ZJ माइनस कर दिया तो 0 0 -15 0 -10/3 मिल गया। अब देखिए CZ माइनस JZ की वैल्यू अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये सारी वैल्यू या तो 0 के इक्वल है या तो लेस देन 0 है, इसका मतलब हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया है। अब देखिए जो हमारी XB की वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या है बेसिस में देखिए y2, तो y2 के सामने XB की वैल्यू लिखी हुई है 2
और y1 के सामने xb की वैल्यू लिखी हुई है 6। तो y2 इज इक्वल टू 2 और y1 इज इक्वल टू 6। xb से हम देखते हैं y1 और y2 की वैल्यूज। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे लिख लिया हमने y2 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 6 और मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, हम लोग की इक्वेशन थी 10y1 प्लस 20y2 प्लस 15y3, ये लिख लिया। s1 s2 नहीं लिखा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 0 है। तो यहाँ पे जब हमने वैल्यू पुट करी y1 और y2 की, तो 10 इंटू 6 प्लस 20 इंटू 2, तो क्या मिल गया 60 प्लस 40 100। z इज इक्वल टू मिल गया 100। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 100। अच्छा, यहाँ पे देखिए cj माइनस zj इज लेस देन इक्वल टू 0, दिस मैक्सिमम प्रॉब्लम हैज रीच्ड ऑप्टिमैलिटी। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि cj माइनस zj की जो वैल्यू आई है वो लेस देन इक्वल टू 0 आ गई है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।